टॉपिक है लिखित कसौटी। ये जो है आपको वर्कबुक में करना है। एक खाली एक ऊपर वाली एक्सरसाइज है वो CW में लिखना है। इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स, दूसरा है विराम चिन्ह, तीसरा आपका पहेलियां, चौथा आपका मोबाइल जो है हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है वो लिखना है आपको, और फिर संज्ञा के प्रकार, और लास्ट में आएगा आपका फिलअप्स कि कोई एक शब्द को जो है हम अलग अलग तरीके से कैसे खाली जगह में भर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका कोई भी मतलब सारे आगे के क्वेश्चन आंसर्स है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स है इसके अंदर, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन होता है। और लिखना 1-2 लाइन में है और आपको CW में लिखना है। जैसे ये आपको याद भी हो जाना चाहिए अभी तक कि हिंददेश निवासी कविता में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है। तो आप क्या इसमें करोगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, है ना, पढ़ा है पोएम में हमने। तो उसमें क्या लिखना है, हिंददेश निवासी कविता में जो है ये जो नदियों का गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी 5 नदियों का उल्लेख किया गया है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, हरियाली मैदानों, वनों, बागों, बराबर है, सभी जगह दिखाई देती है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया, क्योंकि उसने उसका चोरी किया हुआ लूटा सामान वापस दिलवा दिया था। माला में कौन कौन से फूल हैं, बेला, गुलाब, चंपा, चमेली, ये फूल जो है माला में गुथे हुए हैं। साधु को कैसा होना चाहिए, साधु जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो जो है जैसे सूप होता है, सूप जो है वो कचरा बाहर कर देता है और अच्छा अनाज ले लेता है, वैसे जो है साधु पुरुष को भी जो है, सज्जन पुरुष को भी जो है दूसरों की बुराइयों को दूर करके उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड है विराम चिन्ह का यूज करना है आपको। विराम चिन्ह मतलब होता है पंक्चुएशन, बराबर, इंग्लिश में पंक्चुएशन आप लोगों ने पढ़े हैं। तो पंक्चुएशन में क्या होता है कि वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आता है, उसके बाद में फुल स्टॉप आता है ना, जिसमें पूर्ण विराम बोलते हैं उसको। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमर्स आता है, जो कोई बात हम कहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको पंक्चुएशन का यूज करना है। जैसे चिड़िया खुशी के कब खुशी के गीत गाती है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, तो क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, जल ही जीवन है। एक सेंटेंस पूरा होता है हमारा, तो क्या लगेगा यहाँ पर, फुल स्टॉप। नर्मदा, तापी, साबरमती, 3-4 लोगों के बारे में बात अगर कही जाती है, 3-4 नाम अगर हमको लिखना है, तो और शब्द नहीं लगाते हैं बल्कि कॉमा लगाते हैं। लास्ट के शब्द में और आ जाता है तो हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे नर्मदा कॉमा, तापी कॉमा, साबरमती कॉमा, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां हैं। तो ये 4 नदियों के बारे में है, इसलिए 3 में हम कॉमा लगाएंगे और चौथी नदी के बारे में लिखा ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, वहां कितना सुंदर दृश्य है, तो वहां जो है एक्सट्रीमेटरी साइन आप लोगों ने पढ़ी होगी इंग्लिश में, जो आश्चर्य होता है, उद्गारवाचक जो है वो चिन्ह होता है, तो वो इसमें कहाँ आएगा, वाह, वहां के बाद में लगेगा कितना सुंदर दृश्य है, क्वेश्चन मार्क। फिर अब ये बातचीत में है, देखो, सेठ बोले, कॉमा, या इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बन जाने के पास, अब तुम मुक्त हो। मुक्त हो के बाद में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देंगे। समझ में आया। तो ये आपके पंक्चुएशन होते हैं, इसमें कोई भी सेंटेंस हमको पूछा जा सकता है, तो कैसे यूज करते हैं वो आप लोगों ने ग्रामर के रूप में लिखा है, बराबर है। एक हमारा पूरा चैप्टर है, उसका चैप्टर के पीछे दिया हुआ है, वो सब आपको भाषा संहिता में जो था वो मैंने लेसन वाइज आपको बताया है कि कैसे आपको लिखना है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है शब्द के आधार पे आपको पहेलियां बनाना है। ये आगे के लेसन में मैंने सिखाया है कि किस प्रकार से आपको कोई भी एक शब्द दिया जाए तो आपको उसके बारे में पहेलियां बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो तो पहेलियां कोई भी होती है वो 4 छोटे-छोटे सेंटेंस होते हैं उसमें बनाई जाती है, जिसमें लास्ट वाला जो प्रास है वो जो है हमारा मिलना चाहिए। इस तरीके से वो पहेली बनती है। जैसे कागज के बारे में यहाँ पे बनाया है, ये एक नया है, आपके इसमें नहीं है कि 3 अक्षर का मेरा नाम आता हूँ लिखने के काम। कागज के ऊपर लिखते हैं हम लोग। प्रथम कटे तो फर्स्ट वाला काट दो तो गज बन जाऊं, है ना, गज हो जाता है, और मध्य का तो बीच का निकाल दो तो काज कहलाऊं। इस तरीके से आपको बनाना है। दूसरा है जीवन, 3 अक्षर का मेरा नाम, मेरे बिना न चलता काम, है ना, हर किसी का जीवन होता है, कोई वो काम कर सकता है। फर्स्ट शब्द काट दो, ये काट दो अक्षर, तो क्या होता है, वन बन जाता है, और अंत कट जाता है तो जीव कहलाता है, राइट। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारा है मोबाइल से लाभ हानि। तो मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायक है या हानिकारक, 2 में से एक पूछा है, तो आपको लाभदायक ज्यादा है। हानिकारक तो है कि हम उसका मिसयूज करेंगे, कोई भी चीज अगर हम उसका मिसयूज करेंगे तो हमको नुकसान ही पहुंचाने वाला है, बराबर है। तो हमको उसके मैक्सिमम लाभ होते हैं, तो वो लाभ आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मोबाइल जो है हमारे जीवन में बहुत लाभदायक होता है। कैसे लाभदायक होता है, आप लोग भी यूज करते हो, आपको पता है कौन किस चीजों में आपको यूज होता है। उसमें
इंटरनेट चलता है, उसमें गूगल से आप लोग जो है इतना सारा जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको ज्ञान लेना है, किसी भी, चाहे साइंस के बारे में हो, आर्ट्स के बारे में हो, जो है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आपको हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी, सबके बारे में जो है आपको ज्ञान जो है उसके अंदर से मिल सकता है। आप अगर सिर्फ गूगल में आप लिसनिंग वाले में डालो या लिखो तो आपको तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन जो है पूरे विश्व की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलती है। उसके बाद मोबाइल अगर आपके पास होता है तो आप किसी भी समय किसी भी जगह पर बैठकर किसी से भी बात कर सकते हो। ये 3 चीजें यहाँ पर लिखवाई मैंने। किसी भी समय मतलब हम कभी भी कर सकते हैं, रात को 2-3 बजे भी कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो इस तरह से किसी अमेरिका में, विश्व में कहीं भी कोई बैठा है तो तुरंत उसको फोन लगा सकते हैं मोबाइल से, घर पे बैठे बैठे लगा सकते हैं, बराबर। और किसी भी जगह में किसी से भी बात हम लोग कर सकते हैं। बस में बैठे हों, अपनी गाड़ी में बैठे हों तो भी हम फोन कर सकते हैं। जैसे लैंडलाइन फोन होता था तो हम खाली घर पे होते थे तभी हम फोन लगा पाते थे, बराबर। या इसके लिए पीसीओ पे जाते थे तो वहां पे जाके लगाते थे, लेकिन तो भी उनके घर पे लगाते थे। वो कहीं पर भी होता, उनसे बात नहीं कर पाते थे। लेकिन मोबाइल आ गया है तब से जो है ये हमको सहूलियत मिली है। नेक्स्ट है इंटरनेट में हमको हर विषय की जानकारी मिलती है, बराबर है। फिर उसमें कैलकुलेटर होता है जिसमें हम लोग सभी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलेंडर आता है उसके अंदर, बराबर है। आप कितनी सारी है वो सब आपका ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारी जानकारी उसके अंदर से मिलती है। जैसे बाहर की जो चीजें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां से हम लोग सामान भी मंगवा सकते हैं। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं उसके अंदर हो गई। उसके बाद में कैमरा होता है, उससे हम लोग फोटो खींच सकते हैं, बराबर है। कोई भी मैसेज उसके अंदर भेज के जो है हम लोग जैसे कई चैटिंग करते हैं ना तो वो कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई हमको इमरजेंसी मैसेज भेजना है तो मैसेज भेज सकते हैं। फिर कई बहुत सारे जो है गेम होते हैं जो खास करके आप लोग खेलते हो, बराबर, तो वो गेम जो है वो भी टाइम पास के लिए खेल सकते हैं, ज्यादा नहीं, है ना। तो वो गेम भी खेल सकते हैं। कोई मूवी लगा के हम लोग देख सकते हैं, या फिर कोई भी हमारा सीरियल है, टीवी सीरियल है, या गीत सुन सकते हैं। जो भी मूवी का गीत आपको सुनना है वो आप उसमें गूगल में डालो तो आपको निकल जाता है, या यूट्यूब पे डालो तो निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी भजन है ना, गाना है, भजन है, कोई कैसा भी भजन हो सकता है, वो आपको कोई भी हो, कितना भी पुराना गीत हो, वो आपको उसके अंदर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हर विषय की जानकारी मैंने आपको जैसे बताई है, हर सब्जेक्ट की जानकारी। साइंस में जैसे आप लोग आगे आगे पढ़ो तो आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप इसमें गूगल में तुरंत ढूंढ के जो है ये कर सकते हो। फिर उसमें एक मैप भी होता है। मैप का इसमें लिखा नहीं मैंने, मैप भी आप लिख सकते हो कि आप कहीं अनजान जगह पे जा रहे हो और आप मैप उसमें लगा, मैप वाला खोल के अगर डाल दो उस जगह का नाम तो आपको जो है सही रास्ता मिल जाता है, ठीक है। तो वो मैप का भी अच्छा यूज होता है उसमें। फिर न्यूज आती है ना, हर एक चैनल की न्यूज भी जो है उसमें डायरेक्ट टेलीकास्ट होती है, वो भी आती है, या फिर उसमें रहती है तो हम कभी भी वो न्यूज सुन सकते हैं किसी भी समय। ज्योतिष के बारे में जानकारी आती है, बहुत सारी जानकारियां जो है उसके अंदर आती हैं। इसलिए जो है मोबाइल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो लाभदायक के बारे में आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको 2-3 मार्क का जो है आपको लिखने के लिए आता है। नेक्स्ट है संज्ञा शब्दों का कोष्टक में उचित यूज करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ये 5 टाइप की संज्ञा हम लोगों ने पढ़ी है, बराबर है। तो व्यक्तिवाचक मतलब किसी भी इसके कोई ऐसा नहीं कि पुरुष के बारे में था, कोई भी एक जाति के बारे में, ठीक है ना। फिर मतलब ये बताया है कि हाँ भाई पुरुष के इससे है। फिर ये जो है जातिवाचक है। द्रव्यवाचक पतली कोई चीज है उसके बारे में। भाववाचक मतलब हमको उसका भाव पता चलता है। समूहवाचक मतलब ग्रुप में। तो ये आपको इसमें अलग अलग डिवाइड करना है। फिर एक शब्द है नाम, जो है बड़ा करामाती है, उससे बहुत सारे शब्द इसमें बनते हैं। ये आपको ऐसे एग्जाम में आता नहीं, जस्ट आपको एक पहेली टाइप का है कि इसमें ये नाम आते हैं कर, चंदा, नरम, समधी, करम, दास, नर और मोहन। तो इसके ऊपर से आपको जो है एक मोहनदास करमचंद गांधी जो है गांधी जी का नाम था वो आपको इसमें बनाना है। जैसे सेवक का पर्यायवाची शब्द दास, तो उसमें उनके नाम में दास आता है। कृष्ण का मोहन, तो मोहन आता है। वर वधु के पिता परस्पर समधी, समधी कहलाते हैं। फिर इसे मुलायम कहते हैं, नरम। फिर चंद्रमा का प्रचलित नाम चंदा, भाग्य को इस नाम से पुकारते हैं करम, है ना। नाली का विलोम नर। फिर यह शरीर का महत्वपूर्ण है कर। तो इससे मिला के जो है हमारा मोहनदास करमचंद गांधी जो है इसके अंदर शब्द जो है बनता है। कहीं ना कहीं से आप ले लो, जैसे समधी है तो स म धी, ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मिला के ये बॉक्स जो है भरा हुआ है। ये जस्ट पजल है जो कि ऐसे हमको बनाना लिखना आना चाहिए। कभी बाई चांस आ जाए दूसरी तो हम किस तरह से करेंगे, 2 मार्क्स की या 1 मार्क की आपको पूछ सकते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे लिखित कसौटी जो है कंप्लीट होता है। अब जो बीच की जो लास्ट टाइम की जो लिखित कसौटी है उसमें
अभी हमने लिखित कसौटी पढ़ी है, बराबर। उसके पहले मौखिक कसौटी का आपको आ चुका है, बराबर। अब ये लिखित कसौटी के साथ में इसका जो पीडीएफ आएगा कल, ठीक है। उसके साथ में आपको एक मैं कंपोजिशन भी देने वाली हूँ वर्षा ऋतु का, ठीक है। कंपोजिशन की पीडीएफ आएगी तो मैं उसके बारे में आपको समझा दूँगी। तो पीडीएफ कंपोजिशन में आपको वर्षा ऋतु, आप लोग तो अभी 7th में, तो आपको पता ही है कि किस तरह से कंपोजिशन लिखते हैं पैराग्राफ में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वर्णन आएगा उसका, भारत में 3 मुख्य ऋतुएं होती है, कौन कौन सी होती है उनके बारे में, कब से कब तक कौन सी ऋतु चलती है, बराबर। फिर उसके बाद में वर्षा ऋतु से जो है वो क्या क्या लाभ होते हैं हमको, बराबर। किसानों की जो है वो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सुंदरता का वर्णन लिखना है, प्रकृति जो है हरी भरी दिखाई देने लगती है, बराबर। नदियाँ नाले जो है वो फूल लबालब भर जाते हैं, ठीक है। तो सभी जगह जो है कभी कभी मतलब इस तरह से आपको लिखना है। फिर बाद में लास्ट में जो है लाभ हानि बता देना है कि वर्षा से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे किसानों की फसल जो है अच्छी होती है। उसके बाद में हानि में जो आपको ये बताना है कि बहुत सारे बाढ़ आ जाती है तो जान माल की हानि होती है, बहुत सारे लोग जो है वो बाढ़ में बह जाते हैं, कभी ज्यादा पूर आती है नदियों में तब। तो इस तरीके से आपको पूरा कंपोजिशन कंप्लीट करना है। लेकिन वर्षा ऋतु जो है वो जल ही जीवन है, इससे हम लोग शुरू करेंगे कि जल ही जीवन है, जल जो है, और जल जो है वो हमको वर्षा से प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोग कंपोजिशन शुरू करेंगे। कभी कभी कंपोजिशन आपको ऐसा भी आता है जल ही जीवन है, तो आपको फिर ये कंपोजिशन पूरी इस तरीके से आपको जल का क्या महत्व है वो आपको उसमें लिखना है। तो वर्षा ऋतु के बारे में आपको इस तरीके से आपको करना है। तो पानी हमको जो है वो वर्षा ऋतु से ही मिलता है। हम बोलेंगे हम तो कुएं से भी ले सकते हैं, हम कोई बारिश का पानी इकट्ठा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वर्षा का पानी जो है वो कुएं में, नदी में, सब जगह वर्षा से, बारिश से ही पानी आता है। बारिश का जो पानी गिरता है वो जो है जमीन के अंदर जाता है, बराबर। तो लगातार गिरता रहता है तो बहुत अंदर तक चला जाता है जमीन के अंदर, तो फिर वहीं से जमीन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है जमीन, और फिर धीरे धीरे जो है वो कहाँ चला जाता है, कुओं में शिफ्ट हो जाता है, बराबर। जैसे हैंडपंप आप देखते हो, हैंडपंप में भी वही पानी आता है, जमीन का बहुत जमीन अंदर पानी पी लेती है, वही पानी हमको हैंडपंप से मिलता है। वही पानी जो है कुओं में चला जाता है, बराबर है। और वही पानी जो है अगर नदी वगैरह है, हमारे नदी के किनारे खेत हैं तो हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि नदी के अंदर से पानी उसको जमीन के अंदर से मिलता रहता है, बराबर। तो इस तरीके से जो है वर्षा ऋतु जीवनदायिनी ऋतु है, जिससे कि हमको जीवन मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है, बराबर। तो ये हमको विभिन्न स्रोत होते हैं इसके, वहां से हमको पानी मिलता है, कुओं से, हैंडपंप से, घर में नलों से पानी आता है। नल में भी हमारा नदियों का पानी आता है फिल्टर होकर, बराबर है। तो नदियों में जो है पानी भरता है, और आपको मालूम है कि नदियां जो सारी नदियां समुद्र में जाके मिल जाती हैं, और समुद्र से जो है इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होके पानी धूप की, सूर्य की किरणें पड़ती है तो इवोपरेशन होकर पानी ऊपर चला जाता है, और फिर वही पानी जो जब बादल ठंडे होते हैं तो वही पानी बारिश के रूप में नीचे गिरता है। वाटर साइकिल जो है आपको साइंस में आती है, तो इस हिसाब से जो है ये मेथड चलती रहती है, क्रिया चलती रहती है, बराबर। तो वर्षा ऋतु का आपको निबंध आएगा पीडीएफ में इसके साथ, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ वर्कबुक में करना है। ये आपको ये 3 क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है, ये खाली CW में लिख देना है, SW में नहीं करना है, और ये सब आपको वर्कबुक में करना है कंप्लीट पूरा। और ये कंपोजिशन जो है आपको पीडीएफ में आएगा। तो ये कंपोजिशन आपको कहाँ लिखना है, कंपोजिशन की बुक में, ठीक है। ये पहला कंपोजिशन आपको दे रही हूँ मैं, 2 या 3 कंपोजिशन आपके होंगे, तो ये पहला कंपोजिशन आपको आएगा। ऐसे पत्र भी आएंगे, ठीक है ना। पत्र इसका भी आ सकता है कि मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायी है, ये बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो, ठीक है ना। तो आपको ये सब पूरा लिख देना है, ठीक है ना। वो सब मैं आपको लिखा हुआ भेजने वाली हूँ पीडीएफ में, तो मतलब एक आपको एक आइडिया आ जाए इससे लिखने का। तो इस तरीके से हमको ये सब कंप्लीट करना है। तो कंपोजिशन की बुक में लिखेंगे, और ये सब जो है इसके अंदर लिखना है, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना 9th लेसन शुरू करेंगे, जिसका नाम है ममता। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनका शॉर्ट थोड़ा सा परिचय है यहाँ पे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 31/89 को वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मुख्य कवि हैं, लेकिन इन्होंने जो है छोटे छोटे उपन्यास, कहानियां, नाटक ये सब भी लिखे हैं। खास उनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी ये जो है उनके, और कामायनी जो है उनका एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। अब इसमें जो है
एक सच घटना के बारे में वर्णन किया है। ममता जो है एक लड़की का नाम है और ये बहुत मतलब कुछ समय की घटना है जो हमारे यहाँ पर मुगल राजा राज्य करते थे, हुमायूं, बराबर, मुगल बादशाह। तो उसके समय की एक घटना है। तो जैसे कई बार ऐसे आप लोगों को समझाया है कि वो लोग जो है हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है वो युद्ध हुआ करते थे, बराबर। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि कोई दो मुस्लिम शासक भी आपस में युद्ध करते थे। अब इसके अंदर जो है वही वर्णन है कि मुगल बादशाह जो हुमायूं है और एक शेरशाह, दो जो है दोनों के बीच में युद्ध होता है, बराबर। अब ये जो है इनके जो मंत्री होते हैं वो जो है उनका नाम है, रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं जिनका नाम चूड़ामणि होता है और उनकी पुत्री का नाम जो है ममता रहता है। तो उस समय का ये पूरा वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। तो किस प्रकार से वो जो है उसका एक त्याग बताया है मंत्री का, कि कैसे जो है वो अपने राज्य की रक्षा करते करते जो है प्राण दे देता है और उसकी पुत्री के लिए जो है वो उत्कोच ले जाता है। उत्कोच मतलब रिश्वत, कि भाई उसकी पुत्री जो है वो विधवा रहती है, इसका पति जो है युद्ध में मारा जाता है। तब उसका कोई सहारा नहीं होता है, इसलिए जो पिता ये सोचते हैं कि चलो मेरे बाद जो है इसका क्या होगा, इसलिए वो जो है उसको सोने से भरे हुए थाल जो है वहां पे लाके देते हैं। लेकिन वो मना कर देती है, उसको रिश्वत बोलती है कि भैया किसकी आज्ञा से आप मुझे दे रहे हो। तो जैसे ही जो है सारे सैनिक जो है वहां पे अंदर आ जाते हैं, शेरशाह के सैनिक, और जो है वो उनको मार डालते हैं चूड़ामणि को, और ममता जो है वो एक गुप्त मार्ग से जो है बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से आगे जो है वो आपको वर्णन आता जाएगा। और इसकी 2 PDF हैं, तो 2 में जो है आपको वर्कबुक और वर्कबुक आएगा, उसी हिसाब से आपको वर्कबुक में CW में लिखना है। ये जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ देती हूँ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिका पुत्री के दुख से बहुत दुखी हैं। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए गए स्वर्ण उपहारों को वो ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी चली जाती है, वो गुप्त मार्ग से निकल के, और एक विहार में चली जाती है। विहार का मीनिंग आपको समझना है। विहार मतलब बिहार जो स्टेट है वो नहीं है, बल्कि विहार है जहां पर कि बौद्ध लोग जो है तपस्या करते थे, है ना, बौद्ध धर्म के मानने वाले जो है भिक्षुक होते थे, वो वहां पर रहते थे। लंबा समय बीत गया, अब बहुत समय तक समय वहां पे हो जाता है। उसके बाद का वर्णन आपको जो है एक्सप्लेन करूंगी मैं, तब समझाऊंगी, बराबर है। अब स्टार्टिंग से जो है युद्ध चल रहा है हुमायूं के सैनिकों में और शेरशाह के सैनिकों में। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। शोण मतलब होता है रक्त। मन में वेदना, बैठे बैठे वो सब देख रही थी कि कैसे सैनिक लोग जो है युद्ध कर रहे हैं और एक रक्तपात कर रहे हैं। उसके मन में वेदना थी। वेदना किस बात की थी? कि उसका पति नहीं था, अकेली हुई थी वो, मस्तक में आंधी थी, है ना, विचारों की आंधी थी, है ना, उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, आंखों में पानी, है ना, आंसू आ रहे थे उसके, और वो बहुत ही विकल थी। विकल का मतलब होता है दुखी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता का मतलब होता है पुत्री। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। अब देखो, मंत्री की पुत्री है तो उसके लिए किसी चीज का अभाव होगा ही नहीं, बराबर। किंतु वह विधवा थी, उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। विडंबना का मतलब होता है दुख, है ना, उसके दुख का कोई अंत नहीं था, मतलब वो पूर्णतः से दुखी थी। चूड़ामणि ने चुपचाप प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। उसके कमरे में आते हैं पिता उसके, और क्षोण के प्रभाव और कलना में ममता अपने जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना, एक टक देखती हुई जो है कुछ न कुछ सोच रही थी। तो जैसे उसके पिता वहां आते तो पहचान नहीं, मतलब पता नहीं चल पाता उसको कि मेरे पिता आए हैं। तो उसको देखकर जो है वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं उसके पिता। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिका पुत्री के लिए क्या करें यह स्थिर न कर सके, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा अक्सर होता, हमेशा ऐसे ही होता था। जब भी वो उसको देखते थे ऐसी दुखी बैठी रहती थी, कुछ न कुछ सोचती रहती थी। इसलिए वो सोचते थे कि अब मैं इसका क्या करूं, मेरे बाद इसका क्या होगा। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, क्योंकि युद्ध बढ़ रहा था। उनको लग रहा था कि मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए पैर सीधे नहीं पड़ते थे। ये मुहावरा है, मतलब वो चलने में भी जो है वो लड़खड़ा रहे थे चलने में। एक पैर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। चांदी के थाल थे और सेवक 10 थे, और 10 चांदी के थालों में जो है स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए थे।
कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। पद शब्द मतलब पैरों की आवाज। मंत्री ने सब थालों को रखकर जाने का संकेत दिया तो अनुचर जो है दास वहां से थाल रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण मतलब जो कपड़े से ढका हुआ था वो सब पलट देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उसकी सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। शाम भी हो गई थी, सुनहरी शाम होती है ना, जो है वो सूर्य डूबता है तो उसको सुनहरी शाम बोलते हैं। ऐसे समय में जो है स्वर्ण का पीलापन पूरे कमरे में भर गया। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण कहाँ से आया? अपने पिता से पूछती कि इतना सोना कहाँ से लाया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। वो जो है अपने राजकोष से लाए थे। राजा को तो मार दिया था उन्होंने उनके, लेकिन राजकोष से लेकर आए थे। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया है ना? क्यों आपने जो है यहाँ का जो शत्रु का कि रिश्वत दी है आपको, उसने स्वीकार कर ली है? नहीं पिताजी, यह उन्नत है, अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। अब ये राजा का वंश है बिल्कुल खत्म होने वाला है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार, हमारे यहाँ पे कोई भी शेरशाह आके जो है अधिकार कर लेगा, उस दिन न मंत्री तो रहेगा और न मैं भी नहीं रहूंगा, तो मंत्री तो कहाँ से रहेगा? तो तब के लिए मैंने तुम्हारे लिए आयोजन किया है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन कि मेरे लिए आपकी इतनी चिंता है। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस कि भगवान भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरे पास इतना सारा धन हो। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्योंकि उस समय ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ किया करते थे, तो भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। तो बोलते कि क्या मुझे कोई भीख भी नहीं देगा खाने के लिए? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है कि मुझे इतना सारा सोना नहीं चाहिए। ये वो मतलब बहुत ही स्वाभिमानी है ममता। खुद को उसको ऐसा लगता है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमको कोई भी ये दे सकता है, भिक्षा दे सकता है, और भिक्षा से ही जो है हम अपने जो है वो पेट भर सकते हैं। तो हम क्यों किसी रिश्वत स्वीकार करें? अगर यहाँ पे उसका स्वाभिमान आता है, लेकिन पिता जो है वो ये सोचते हैं कि ये भविष्य में क्या करेगी, इसकी कौन मदद करेगा? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे तो प्राण संकट में है, वो कभी भी सारे सैनिक अंदर आ जाएंगे और दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे और मैं भी मारा जाऊंगा। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आया, अब उन्होंने क्या किया था, डोलियों के अंदर जो अपने सैनिक भेजे। क्योंकि डोलियों में उस समय क्या होता था, अक्सर जो है वो क्योंकि पर्दे में रहते थे सब लोग, मुस्लिम जो उनकी बेगम वगैरह जो भी होती थी या मुस्लिम स्त्रियां होती थी, वो जो है हमेशा डोलियों के अंदर आती थी। डोलियां बंद होती थी, उसको जो है कहार लोग उठा के लाते थे। तो डोलियों के अंदर जो है उन्होंने क्या किया, सैनिकों को भेजा अंदर। तो जैसी डोलियां आई, बहुत सारी एक साथ अंदर आई, तो चूड़ामणि डर गए कि ये शत्रु जो है हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक-धक करने लगा। वे अपने को रोक ना सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। उन्होंने बोला कि खोल दो ये आवरण, क्या है इसके अंदर? तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आप जो है वो महिलाओं का अपमान कर रहे हो, है ना, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि डोलियों के अंदर स्त्रियां होती है। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है, क्योंकि उसके अंदर तो सैनिक थे। रारे बात बढ़ जाती है, इसी में तलवारें खींचती है। तलवारें खींचना मतलब दोनों साइड के लोग जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तलवार से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा सारे डोलियों के अंदर से बहुत सारे सैनिक होते हैं, वो सब निकल जाते हैं और मंत्री को वहीं पर, चूड़ामणि को वहीं पर मार देते हैं। राजा रानी और कोष सब छवि शेरशाह के हाथ पड़े। शेरशाह ने आके जो है सारे राजकोष पर अधिकार कर लिया। निकल गई ममता जो है गुप्त द्वार से निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। अब उनको लगा कि ये पुत्री भी है यहाँ पर, तो हम उसको भी मारेंगे, क्योंकि इनका जो है पूरा ये खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पर। तब वो पूरे किले में फैल जाते हैं, लेकिन ममता वहां पर नहीं दिखती है, क्योंकि वो जो है गुप्त मार्ग से वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट PDF जो है खत्म होता है। तो इसके जो है सबसे पहले आपको 2 पेज आएंगे इसमें आपको CW भी करना है, और इसमें जो है वो MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, और 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर, 2-3 बाकी के क्वेश्चन आंसर, इतने जो है PDF 1 में आएंगे। अच्छा, एक चीज आपको मुझे और बतानी है कि ये जब लेसन हो जाएगा, तो इस लेसन के लास्ट में आपको जो है मैं बताने वाली हूँ उसमें पुनरावर्तन, और इसके बाद में तो इसमें आपको जो है जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है 2 प्रोजेक्ट किए थे, बराबर है।
तो वो 2 प्रोजेक्ट मैं आपको इसमें लिख के देने वाली हूँ, तो वो आपको घर पे बैठ के बनाना है। तो जब आपको सबमिशन कराएंगे, बुक्स मंगाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट के साथ में लेकर आना है। और ग्रामर में तो आप लोग लिख ही रहे हो, बराबर है। भाषा सज्जता ग्रामर में लिखी है हमने, तो जहाँ जहाँ भी अगर आपका रह गया है भाषा सज्जता का लिखना, तो ग्रामर कंप्लीट करके रखना। और प्रोजेक्ट भी जो है धीरे धीरे करके, अभी कोई जल्दी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जो है आप लोग रोज बनाते रहना। थैंक यू।